नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आज शुरू जो हम कर रहे हैं, अपना हिंदी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हिंदी चैप्टर 1 है, पदखंड का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कड़वक। इस चैप्टर का नाम है कड़वक और कड़वक से आज हम पढ़ेंगे। कड़वक को आप बिल्कुल आसान तरीके से लेखक परिचय के साथ-साथ हम ढंग से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पीडीएफ बनाया है और इस पीडीएफ में ना आपको समराइज़ करना है, बढ़िया से समराइज़ किया गया है और आसानी से पढ़ते चलेंगे सब चीज़। देखिए, कड़वक के जो चैप्टर हैं, कड़वक चैप्टर का जो रचयिता है बाबू, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, कड़वक के लेखक हैं। ये लेखक का जन्म जो होता है 1492 से 1548 के बीच इनका जीवन काल रहता है। ठीक है, तो आसानी से सब चीज़ को समझते चलते हैं और बिल्कुल ढंग से आपको समझाने का कोशिश करेंगे हम। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। जायसी जाति के मुसलमान होते हुए भी साहित्य में सूर और तुलसी के समान ही महत्व रखते हैं। इसका मतलब होता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, वो जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि हमारे सूरदास जी और तुलसीदास जी रखते हैं। कहता है इसमें कि इसका कारण जायसी की भारतीय संस्कृति और संस्कृति में निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर बल देना है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा कहा है और यही इनके कारण है। आगे कहता है ना कि उनका जन्म जो है वो रायबरेली जिले के जयस नामक गांव में सन 1492 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था सन 1492 में हुआ था। रायबरेली आपसे बहुत बार ये सवाल पूछता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जायस नामक गांव में कब हुआ था, तो सन 1492 में इनका जन्म हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे कहता है कि चेचक के कारण कह रहा है क्वेश्चन कि इसलिए वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। चेचक के प्रकोप ने जायसी को कुरूप बना दिया था। उनकी कुरूपता को देखकर दिल्ली के पठान बादशाह हंस पड़ा था। तब जायसी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, देखिए अब इसमें ना कुछ विशेष है, अध्याय से भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें बेहतर है। चेचक बचपन में ही उनको चेचक हो गया था और चेचक के कारण वो रूपहीन थे और अपनी बाईं आंख और कान से, याद कर लेना है, बाईं आंख और कान से ये क्या थे, तो ये वंचित थे। बाईं आंख और कान से ये वंचित थे, मतलब इनका बायां आंख खराब था और बायां कान जो था उससे वो सुन नहीं पाते थे। इनकी कुरूपता को देखकर दिल्ली का पठान बादशाह जो था वो एक बार हंस पड़ा था। इस वजह से इन्होंने कहा कि मोही का हंसित की हंसित को राही, अर्थात इन्होंने ये लाइन कहा कि मोही का हंसित को राही, अर्थात इसका मतलब होता है कि तुम मुझ पर क्या हंस रहे हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसी। जायसी उच्च कोटि के विद्वान थे। इस विद्वता के कारण उनका बहुश्रुत होना था। उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो, मेरे ऊपर तुम क्या हंसोगे यार, हंसना है तो तुम देखो उस कुम्हार पे हंसो जिसने मुझे बनाया है। अर्थात उसको किसने बनाया है, वो कह रहे हैं, जायसी कह रहे थे दिल्ली के बादशाह से कि भगवान पर हंसो, तुम हम पर क्या हंस रहे हो, हम पे मत हंसो। आगे न इनकी कई रचनाएं हैं, इन्होंने कई रचनाएं कही है। जैसे जायसी की न 3 गो प्रमुख रचना है, 3 गो जायसी की प्रमुख रचना है। जायसी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि पद्मावत,
पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया और आखिरी कलाम। पद्मावत, 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 अखरावट, आखिरी कलाम। ये जो चैप्टर लिया गया है, ये जो चैप्टर लिया गया है कड़वा, ये लिया गया है पद्मावत से। ये चैप्टर कड़वा का जो लिया गया है, ये किससे लिया गया है? ये पद्मावत से ही लिया गया है। आपसे ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा कहता है कि जायसी के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का सफल निर्वाह होता है। उनके काव्य के मुख्य रूप श्रृंगार रस, उनके काव्य में मुख्य कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। उनके काव्य में का मुख्य श्रृंगार रस है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को अद्भुत चित्रण किया है। पूछता है कि जायसी के काव्य में कौन सा रस होता है? तो आपको याद कर लेना है, जायसी के काव्य में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस, जायसी के काव्य में श्रृंगार रस होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें से ना ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं है। आगे इसमें कहते हैं कि जायसी जो है ना, वो किस कवि हैं? जायसी हैं जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मतलब ये इनको प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि इनको कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि। ठीक है। प्रेम के पीर कहने का मतलब होता है कि प्रेम के पीड़ा को समझने वाला ये कवि हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, एंट्री मारते हैं अपने कविता में। ठीक है ना। कविता देखिए, कविता कहता है कि कविता में न दूगो दिया गया है। कविता में दूगो दिया गया है। कड़बक दूगो, मतलब दूगो है, एक पहला है और दूसरा है। पहला कड़बक है और दूसरा कड़बक है। पहला कड़बक में देखिए, कहते हैं कवि कह रहा है, तुम पूरा आपको लाइन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लाइन से आपको यहाँ से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। कह रहा है इसमें कि यहाँ प्रस्तुत दोनों कड़बक जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत से क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्वित प्रथम कड़बक में कवि का काव्य विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्भुत व्यंजना की गई है। कवि के द्वारा जो लिया गया है पहला कड़बक और दूसरा कड़बक, वो दोनों के दोनों कहाँ से लिया गया है? तो दोनों के दोनों लिया गया है पद्मावत के प्रारंभिक छंद और अंतिम छंद से दोनों लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कवि ने दोनों के बारे में अपना बताते हैं। आगे कवि कहते हैं इसमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन की प्राकृतिक दुष्टता को दर्शाते हैं। दुष्टता द्वारा महिमांडित करते हुए रूप को गुण तथा गुणी को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कवि ने इसमें पहले कड़वा में कहते हैं कि हम अंधे हैं, हम एक आंख से अंधे हैं, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया हमारी बातों को सुनती है। ये कवि कहते हैं इस चैप्टर में। आगे कह रहा है कि आगे इसमें कवि न कहते हैं, आगे कहते हैं कि इसने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी है। और यह कहता है कि उन कवि के जो लिखने का गुण है, कवि जो इतना अच्छा लिखते हैं, यही गुण के कारण ही पद्मावत जैसी महान रचना का क्या हो पाया है। अगला कहता है द्वितीय कड़बक। ठीक है। द्वितीय कड़बक में उपसंहार खंडक से उद्धृत है। जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने इस गाढ़ी प्रीति के नयन जल से भिगोया है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछता है कि कवि ने जो है वो किससे अपना ये पद्मावत और
पद्मावत को किससे सींचा है, तो आपको आंसर देना है कि आंसू से। कवि ने आंसू से इसको सींचा है, ठीक है, कवि ने इसको आंसू से सींचा है। यही कह रहा है कि कवि ने गाढ़ी प्रीति के नयन जल से भिगोया है और रकत के लेई को लगाकर जोड़ा है। दो क्वेश्चन पूछता है, पहला कि इसको सींचा किससे है, भिगोया किससे है, तो आंसू से। नयन जल मतलब आंसू से, नयन जल का अर्थ होता है आंसू, नयन जल का मतलब आंसू से। और रकत के लेई से, रकत लेई, रकत के लेई से इन्होंने क्या किया है, जोड़ा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसी क्रम में भी आगे कहते हैं, इसी क्रम में भी आगे कहते हैं कि अब न रहा वह राजा रतनसेन और न रहा वह रूपवती रानी पद्मावती, ना वह बुद्धिमान सुगा, सुगा मतलब तोता, ठीक है, सुगा मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कभी, सुगा मतलब तोता, सुगा का अर्थ होता है तोता, सुगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब न रहा वह रूपवती रानी पद्मावती, और ना ही वह राजा रतनसेन रहा, और ना ही वह बुद्धिमान सुगा रहा, और कहाँ वह राघव चेतन या अलाउद्दीन। अब कोई नहीं रहा है, कोई भी यहाँ नहीं रहा है। इसमें किसी से, इसमें कह रहे हैं कि इसमें किसी न किसी के होने पर भी उनके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। इसमें कह रहा है, इसका मतलब होता है कि जब धरती पर कोई भी नहीं है तब भी, अब उनमें से कोई भी नहीं है लेकिन उनकी कीर्ति है, उनकी कहानियाँ हैं। तो यही कहते हैं कवि कि धनी से पूरी कृष हो जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। इसका मतलब होता है कि फूल जो होता है वो सूख जाता है लेकिन उनका जो सुगंध है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति मर जाता है लेकिन उनकी कीर्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। आगे कहते हैं वो, आगे इसमें कहते हैं कि वो आगे कहते हैं कि इसमें से किसी न किसी के होने पर भी, इसमें किसी के ना होने पर भी उनके यश में कहानी शेष रह गई है, उनके यश के रूप में कहानी उनकी शेष रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन उसके ना रहने पर भी कीर्ति सुगंध की तरफ पीछे रह जाएगी। कवि यह कहते हैं कि एक दिन जब हम मर जाएंगे फिर भी हमारी कीर्ति जो है इस धरती में हमको हमेशा जीवित रखेगी, तक पीछे रह जाएगी। इस कहानी के पाठक के दो शब्दों को याद करेंगे कि इस कहानी का कह रहे हैं आगे कवि कि जब कोई भी इसको पढ़ेगा तो वो याद करेगा, इस कहानी के पाठक उसे दो शब्द याद करेगा कि कवि को अपने कलेजे की खून से रची इस काव्य प्रीति, यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक बहुमूल्य है। इसमें कवि कहते हैं कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, और जब हम मर जाएंगे तो कोई नहीं रहेगा, तो धरती पे हम मतलब कोई ना कोई तो जो होगा वो मेरी कविता को पढ़ेगा और कविता को पढ़कर मुझे याद करेगा। जैसे कि देखिए इस लाइन में कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जय कवि सुनी। एक नैन, इसमें कहते हैं मोहम्मद मतलब कवि अपने आप को कह रहे हैं कि मैं एक आँख का हूँ, एक नैन का हूँ, लेकिन जो भी मुझको सुनता है वह मोह हो जाता है, उसको हमसे मोह हो जाता है। आगे कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। कह रहे हैं कि हम जो है ना, हम मानो ऐसा है कि धरती पर चांद के जैसे आए हैं और हमको हमारे ऊपर क्या है, कलंक रहते हुए भी हम धरती को उजियारा मतलब उजागर कर रहे हैं, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि जग सूझा एक ही नए नहा से, उवा सुख असनकतन माहा। मैंने दुनिया को एक आँख से देखा है और मैंने उसे समझा है, मैंने उसको नखतन माहा मतलब उसको समझा है हर चीज़ को। जो लही अम्बडाभ ना होई तो लही सुगंध बसेई न सोई, इसका मतलब है कि जब तक आम में डाभ नहीं लगता है, जब तक आम में चेप नहीं लगता है ना, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, आगे कहते हैं किन समुद्र पानी जो खारा, तो अतिभाव असूझ अपारा। देखिए पानी जो है, समुद्र का पानी जो है वो असूझ है, अपार है, उसको कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक है कि पानी समुद्र का क्या है, समुद्र का पानी जो है वो खारा है। एक उसमें यदि एक उसका गुण है, ये उसका गुण है कि समुद्र का पानी असूझ है, अपार है, तो ये उसका दोष भी है। तो कवि का कहने का मतलब है कि धरती पर जो भी हैं
उसमें जितना गुण है ना उतना ही उसमें दोष भी होगा। आगे कहते हैं कि सुमेरु सुमेरु कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचर गिरी लाग आकाशा जल जौ लही घरी कलंक न पर कांच होई न कंचन करा। कह रहे हैं इसमें कि सुमेरु पर्वत पे ना त्रिशूल चलाया गया था उसके विनाश के लिए, और जैसे ही उसने त्रिशूल के विनाश को सहा वो कंचन हो गया, वो स्वर्ण का हो गया। सुमेरु पर्वत में ना कहा जाता है कि सोने का पर्वत है सुमेरु पर्वत, तो वो सोने का पर्वत अब जो है सोने का पर्वत बन के आकाश को छू रहा है, आकाश को छू रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कभी इसमें कि एक नयन पद और जो लही घड़ी कलंक न पर कांच। अब इसमें कह रहे हैं कि जब तक वह घड़ा कभी भी कंचन नहीं हो सकता है, जो क्या कर लगे लह को मतलब आग को अर्थात मतलब कहने का मतलब है कभी का कि वह घड़ा जो है वो कभी कंचन नहीं हो सकता है, जो तपता नहीं है, अपने अंदर तपता है तब जाके कुछ बनता है। आगे कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण तीन निर्मल भऊ सब रूपवंत गही मुख जेवहीं कई चाऊ। एक नैन कहते हैं, आगे कहते हैं कि कभी एक नैन जो है वो मेरा एक आंख दर्पण जैसा है, एक आंख दर्पण जैसा है, और मेरा जो है एकदम दर्पण सा निर्मल है, सब रूपवंत जिसमें मैं सभी रूपों को देख पाता हूँ और सभी को समझ पाता हूँ। आगे इसमें दूसरा खंड में ये कहते हैं कि अगला में कहते हैं कि औ मन जानी कवित उस चिकीन्हा मकु यह रहे जगत महाचीन्हा। ओ मन कवित जस उस कीन्हा मकु यह रहे, इसका मतलब हो जाता है कि मैं जगत को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। कहाँ सो आगे यहाँ से कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना जो पीर के प्रेम के पीर गा पावा। इसका मतलब होता है कि मोहम्मद कभी मैंने यह जोर दिया है जोरी यह कभी यह सुनाने के लिए जोर दिया है, जो भी मैंने इस कहानी को जोड़ दिया है और जो भी इसको सुना है वह प्रेम के पीर गा पावा का मतलब है, प्रेम के पीर गा पावा का मतलब हो जाता है कि उसने न जो भी इसको समझा है, जो भी इसको सुना है वो प्रेम के पीड़ा को समझ पाया है। ठीक है, प्रेम के पीड़ा को समझ पाया है। आगे में कवि कहते हैं, अगले लाइन में कवि कहते हैं कि जोरी लाई रखत के लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। जोड़ी मैंने रकत रूपी लेई से, इसको क्वेश्चन पूछता है आपसे, रकत रूपी लेई से इसको जोड़ा है और गाढ़ी नैन प्रीति से इसको भिगोया है। आगे कहते हैं कि ओ मन जानी कभी तो उस कीन्हा, ओ मन जानी मेरा मन जानता है कि कौन से मतलब कैसे मैंने लिखा है, मैंने कितना दुख सहा है, जो मैंने इस चीज जगत में मकु यह रहे जगत महा चीन्हा, मकु यह रहे जगत महा चीन्हा। आगे कवि कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन जस राजा, कहाँ तो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा। कहाँ है वह रतन सेन राजा और कहाँ उसका है वो सुगा, बुद्धिमान सुगा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जेई कीन बखानू। कहाँ है वह रतनसेन राजा और कहाँ है उसका एक बहुत बुद्धिमान सुगा, कोई नहीं है। और कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान और कहाँ है राघव जिनका इतना बखान होता है, वह कहाँ है, कोई नहीं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, मधु यहाँ पे गलत लिखा गया है, पदुमा होगा, पदुमावती रानी। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसका मतलब है कि अब देखिए पद्मावती कहा जाता है, पद्मावती एक बहुत ज़्यादा भारत के सबसे सुंदर रानियों में से एक थी पद्मावती रानी, लेकिन अब वह भी नहीं रही। कहाँ पद्मावती रानी। आगे कहते हैं कि धनी सु पुरुष किरीट सुजासु फूल मरे पर मरे न वासु। इसका मतलब होता है कि फूल मर जाता है लेकिन वासु का मतलब होता है सुगंध, उसका सुगंध नहीं मरता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन उनकी कीर्ति जो है वो हमेशा जग में जिंदा रहता है। आगे कहते हैं कि कोई न रहा कोई कई न जगत यस बेचा, कई न लीन जस मोल,
जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। इसका मतलब होता है कि इस जगत में कोई भी यश को खरीदा नहीं है और ना ही कोई यश को बेचा है। हमने जो भी इस कहानी को पढ़ा है वो हम एक आध दो बोली समझ पाते हैं। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन, यही था हमारा चैप्टर नंबर 1। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ढंग से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2-4 को क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो देखिए, जायसी के पिता का जी का नाम था शेख ममरेज। जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी का जन्म, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म था वो कब हुआ था, मतलब कहाँ कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1492 अनुमानत में, 1492 अनुमानत में जायसी का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये हो जाता है क्वेश्चन। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी रचना जायसी की है। छपय है, कड़बक है, कविता है कि पद है। इसका आंसर जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देना है। और अगला क्वेश्चन जो है ये है चौथा नंबर क्वेश्चन कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। जायसी के जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है, कौन सा था। बनारस, दिल्ली, कब्र अमेठी, अजमेरी की कब्र अमेठी में। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर जो है वो कमेंट में आपको कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, और उसके बाद है जायसी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, गरीब थे, विद्वान थे। तो ये हमारा हो जाता है, आपको बताना है आंसर। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया है तो आप दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।